So the next important topic that we will discuss is antigens and adjuvants, and also we will discuss about super antigens, which is a type of antigen. First we will see the definition of antigen. Antigen is any substance that satisfies two very important properties. पहला प्रॉपर्टी है इम्यूनोजेनिसिटी और दूसरा है एंटीजेनिसिटी. तो अगर किसी भी सब्सटेंस के पास ये दो प्रॉपर्टी है देन दैट इज़ नोन एज एंटीजन. इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? इम्यूनोजेनिसिटी it is the ability to induce immune response, both humoral as well as cell mediated. तो इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस कौन होते हैं? जो कि दोनों इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सके. सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज़ एंटीजेनिसिटी. तो पहला प्रॉपर्टी था इम्यूनोजेनिसिटी, जिसमें जो सब्सटेंस था वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर रहा था. उस इम्यून रिस्पॉन्स के कारण कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कि एंटीबॉडीज़ और टी सेल सरफेस रिसेप्टर्स. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस होने के कारण बी सेल एक्टिवेट होगा, प्लाज्मा सेल बनेगा, फिर उससे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी. टी सेल के पास टी सेल सरफेस रिसेप्टर होगा. तो एंटीजेनिसिटी इज़ दैट एबिलिटी of the molecule to bind to specific products produced after immune response, that is antibodies and T cell surface receptors. ठीक है, तो एंटीजन का दो प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए. पहला इम्यूनोजेनिसिटी. इम्यूनोजेनिसिटी मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने का प्रॉपर्टी. इम्यून रिस्पॉन्स में दोनों टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करना है. पहला ह्यूमरल. ह्यूमरल मतलब क्या हो गया कि ये जो एंटीजन है ये बी सेल्स के साथ कंबाइन किया और बी इफेक्टर सेल्स बने. बी इफेक्टर सेल्स क्या होते हैं? प्लाज्मा सेल्स होते हैं, और इनके साथ साथ मेमोरी बी सेल्स भी बन गए. टी सेल्स अगर एक्टिवेट होंगे, ठीक है, टी सेल्स अगर एंटीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये टी इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे या टी हेल्पर सेल्स बन जाएंगे. ठीक है, टी इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे और मेमोरी बी सेल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, मतलब इट हैज़ द एबिलिटी टू इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स. फिर प्लाज्मा सेल्स अगर बन रहे हैं तो एंटीबॉडीज़ बनेंगे. टी इफेक्टर सेल्स में टी हेल्पर आ गया या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आ गया, तो इनके कारण इनके पास फिर टी सेल रिसेप्टर होंगे. तो एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू बाइंड टू एंटीबॉडीज एंड टी सेल सरफेस रिसेप्टर्स. फिर हमारे पास दो टर्म्स हैं. पहला टर्म है एपिटोप. ठीक है, एपिटोप को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ये एंटीजन को डिटरमाइन करता है. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजन. ठीक है, ये एंटीजन पे एक स्मॉल एरिया होता है. इसके पास कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, लगभग 4 से 5 अमीनो एसिड्स है, या फिर ये मोनोसैकेराइड हो सकता है. और ये क्या करता है? ये टी या बी सेल को सेंसिटाइज करेगा. सेंसिटाइज करने के बाद जो टी सेल रिसेप्टर है और एंटीबॉडी है उनके स्पेसिफिक साइट से ये रिएक्ट कर जाता है. तो इसका मतलब क्या है? एपिटोप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजन दैट इज़ कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स. इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स में क्या क्या आ गया? पहला टी और बी सेल को सेंसिटाइज करता है. उसके बाद फिर टी सेल रिसेप्टर और एंटीबॉडीज़ के स्पेसिफिक साइट से रिएक्ट कर जाता है. तो ये जो एपिटोप है ये एंटीजन का यूनिट है. ये जिससे बाइंड करता है दैट इज़ नोन एज पैराटॉप. तो पैराटॉप एंटीबॉडी का वो यूनिट हो गया जिससे एपिटोप बाइंड करता है. सो द साइट एट विच द एपिटोप बाइंड्स विद द एंटीबॉडीज इज़ नोन एज पैराट्रॉप. एपिटोप एंटीजन पे प्रेजेंट होता है, पैराट्रॉप एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, एपिटोप एंटीजन का जो एपिटोप है वो एंटीबॉडी के पैराट्रोप से बाइंड करता है.
We have one more term that is haptens. Okay. haptens लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें ये एंटीजेनिक होते हैं पर इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं. ठीक है, इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, एंटीजेनिक होते हैं. इसका मतलब क्या है कि ये बाइंड तो कर जाएंगे टी सेल सरफेस रिसेप्टर से या एंटीबॉडी से. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स के प्रोडक्ट से बाइंड तो कर जाएंगे, but because they are not immunogenic, they will not be able to initiate a immune response. Okay, पर ये भी इम्यूनोजेनिक बन सकते हैं अगर ये कैरियर से बाइंड हो गए तो. कैरियर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो हैप्टेंस जनरली क्या होते हैं, ये एंटीजेनिक होते हैं, मतलब ये इम्यून रिस्पॉन्स के प्रोडक्ट से बाइंड कर जाते हैं, बट दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक, मतलब दे आर नॉट केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, ये इम्यूनोजेनिक कब बनेंगे, जब ये कैरियर से बाइंड करेंगे. फिर जो हैप्टेंस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल. ठीक है, कॉम्प्लेक्स हैप्टेन के पास दो या दो से ज़्यादा एपिटोप्स होगा और सिंपल हैप्टेंस के पास एक ही एपिटोप होगा. ठीक है, ये जो सिंपल हैप्टेंस होते हैं ये यूनिवेलेंट होते हैं, मतलब इनके पास बस एक ही एपिटोप होगा. कॉम्प्लेक्स हैप्टेंस के पास दो से ज़्यादा एपिटोप होता है, तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करके हैप्टेन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में विजुअलाइज हो जाता है. जबकि जो सिंपल हैप्टेन है इसके पास सिर्फ एक ही एपिटोप है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही एपिटोप है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इंड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं होता है. ठीक है, सो दिस कैनॉट बी विजुअलाइज्ड ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए एटलीस्ट दो एपिटोप ज़रूरी है. वी हैव अनदर टर्म दैट इज़ एडजुवेंट. ठीक है, एडजुवेंट क्या होता है, adjuvant refers to any substances that enhances the immunogenicity of an antigen. ये जो टर्म है एडजुवेंट, इनको हम वैक्सीन्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, वैक्सीन्स में एडजुवेंट्स आर एडेड टू इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द वैक्सीन एंटीजन. एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है, एलम हो गया, एलम इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और phosphate. Then mineral oil में we have liquid paraffin या lipopolysaccharides. So example of adjuvants, alum, mineral oil, lipopolysaccharides. We have one more adjuvant का example, that is Freyens complete adjuvant. ठीक है, ये जो Freyens complete adjuvant है, it is a mixture of Freyens incomplete adjuvant and suspension of killed tubercle bacilli in the oil phase. So adjuvant क्या करते हैं, ये immunogenicity of antigen को enhance करते हैं. Example में we have alum, mineral oil, Freyens complete adjuvant, lipopolysaccharides. Okay, let's see the mechanism of action. पहला mechanism of action क्या है, delay the release of antigens, thus prolonging exposure. तो एडजुवेंट क्या करता है, एडजुवेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो ये एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर देता है. ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन ऑफ एंटीजन के कारण द एंटीजन्स आर रिलीज्ड स्लोली फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके कारण एक्सपोजर पीरियड लंबा हो गया, मतलब वैक्सीन जो है वो लंबे टाइम के लिए इफ़ेक्टिव हो गया. सेकेंड इज इट एक्टिवेट्स फैगोसाइटोसिस. जो एडजुवेंट और एंटीजन का प्रेसिपिटेट है उसका साइज़ बड़ा है. ठीक है, एंड बिकॉज इट इज़ लार्जर इन साइज it is more capable of producing phagocytosis. Because of the larger size, the likelihood of phagocytosis is increased. और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करता है.
जो मैक्रोफेज एक्टिवेटेड मैक्रोफेज है वो इंटरल्यूकिन 11 रिलीज़ करेंगे, जिसके कारण MHC का एक्सप्रेशन इंक्रीज़ होगा। MHC2 का एक्सप्रेशन इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होंगे। टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होंगे तो ये इंटर्न बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो एडजुवेंट क्या होते हैं जो इन्हांस इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन को इंक्रीज़ करें, इनको हम वैक्सीन्स में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, एलम, मिनरल ऑयल लाइक लिक्विड पैराफिन, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, जैसे कि बोटेला पोर्ट्यूसिस का जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है, इट इज़ एन एक्सलेंट एडजुवेंट फॉर डिप्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सॉइड्स। ठीक है, बोटेला पोर्ट्यूसिस का जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है वो डिप्थेरिया और टेटनस टॉक्सॉइड्स के लिए एक्सलेंट एडजुवेंट है। इसलिए हम एक वैक्सीन यूज़ करते हैं DPT, जिसमें कंबाइंड इम्यूनाइजेशन होता है पोर्ट्यूसिस का, डिप्थेरिया का और टेटनस का। एंड देन वी हैव फ्रेयंस कंप्लीट एडजुवेंट, जो कि मिक्सचर होता है फ्रेयंस इनकम्प्लीट एडजुवेंट और सस्पेंशन ऑफ किल्ड ट्यूबरकल बैसिलाई इन ऑयल फेज। 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एडजुवेंट का। पहला, ये रिलीज़ ऑफ एंटीजन को डिले कर देता है, मतलब एंटीजन जो है वो धीरे धीरे रिलीज़ होंगी, जिसके कारण जो एक्सपोजर का पीरियड है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि ये फैगोसाइटोसिस को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि जो एंटीजन और एडजुवेंट का कॉम्प्लेक्स होगा वो बड़ा होगा साइज़ में, तो फैगोसाइटोसिस एक्टिवेट होने का ज़्यादा चांस है। एंड थर्ड पॉइंट इज इट एक्टिवेट्स T helper cells।